कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कनेक्ट करता है और पॉइंट्स, लाइन और डिस्टेंस को समझाता है। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर। लेकर आया हूं क्लास 9 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो इसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आज सोल्व करेंगे। उससे पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लें, है ना। और उसी को मैं एक और बार हल्का सा आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं, है ना। उसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के देखेंगे, है ना। चलो तो अब देखते हैं। जैसे निर्देशांक ज्यामिति, इसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में, है ना, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसमें कुछ बेसिक्स बताया था कि हम कैसे समझेंगे कि कोई पॉइंट्स दिया हुआ है तो वो किस जगह पे लोकेट होगी, है ना। मैंने बताया था आपको कि लोकेट करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, जो इस चैप्टर में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तौर पर देखते हैं, है ना। उसी को मैं एक और बार आपको रिपीट कर देता हूं। जैसे मान लो ये हमारा था बच्चों वाई डैश और ये वाई, ये एक्स और ये एक्स डैश। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, मैं एक और बार बता देता हूं जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य और शून्य जीरो, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मूल बिंदु, है ना। ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे, ये आप लोग ने पढ़ा था, है ना। और इस साइड हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। हम ऐसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं, जितना बड़ा हमें चाहिए उतना बड़ा हम बना देते हैं, है ना। जैसे ठीक वैसे ये हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। तो है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा था कि इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स डैश, इसको वाई, ये वाई डैश। ये पूरा वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस चतुर्थांक में, मतलब प्रथम चतुर्थांक में, आपके दोनों जो पॉइंट्स होते हैं आपके वो पॉजिटिव होते हैं, है ना। क्योंकि देखो यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव नंबर, यहाँ भी वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव नंबर, इसलिए यहाँ पर जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। जैसे यहाँ पर होगा माइनस और एक प्लस में होगा, जो आपके निर्देशांक बिंदु होंगे वो कैसे होंगे, माइनस और प्लस में। क्यों, पहला हमारा हमेशा याद रखना कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। दूसरा हमारा पॉजिटिव, ये हमारा हमेशा एक्स एक्सिस के लिए होता है, ये हमारा वाई एक्सिस के लिए। ये फिक्स है, इसको आपको खुद ही समझना है कि कौन सा एक्स एक्सिस के लिए है और कौन सा वाई एक्सिस के लिए, समझ गए। ये हमारा एक्स है, एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश। यहाँ पे हमारे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे हमारे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे दोनों नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे हमारे एक तो पॉजिटिव और वाई वाला हमारा नेगेटिव। प्रथम चतुर्थांक, द्वितीय चतुर्थांक, तृतीय चतुर्थांक, चतुर्थ चतुर्थांक। मूल बिंदु किसको बोलेंगे, जहां पे ये मीट होता है। अक्सर क्वेश्चन ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उसको मूल बिंदु कहा जाता है ना। समझ गए, ये 0, 0 पर मीट करते हैं, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना। ये भी मैंने बताया था, जैसे 2 पॉइंट है, जैसे 4 और 2, ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे ये आपका निर्देशांक बिंदु है, समझ गए ना। यही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, ये मैंने आपको बस एक क्विक रिवीजन करवाया है ना, समझ गए। एक और बात याद रखना, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कार्तीय पद्धति पे रखा जाता है, मतलब हमेशा सेम रहता है। इनके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा बच्चों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ये अगर 1 सेंटीमीटर का ये है तो यहाँ पर भी जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का रहेगा। इस पूरे हमारे जो ग्राफ है इसमें पूरे में सेम रहेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, अपनी इच्छा से नहीं लिया जाता है। जो भी आप लोग है, जो एक बार लोगे उसके बाद सारे डिस्टेंस इक्वल ही रहते हैं, समझ गए। तो उम्मीद है आप लोगों को बेसिक एक और बार मैंने क्विक रिवीजन जो कराया है वो समझ में आया होगा। अब इस बेस पे अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, है ना, देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पॉइंट या किसी भी डिस्टेंस को लोकेट किया जाता है, कैसे हम पता करते हैं कि इस पॉइंट पर आएगा, है कि नहीं। उसी को हम आज समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का बच्चों, क्या है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। प्रश्न आपसे देखो तुम्हारे दैनिक जीवन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो बच्चों आप लोग डेली पढ़ाई करते हो, है ना,
आपके जो स्टडी टेबल है उस पर लैंप भी रखा रहता है ना। तो उस पर आप ये कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को बताओगे कि किस लोकेशन पर रखा है ना। मान लो मैं अपने दूसरे रूम में हूँ और तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा लैंप कहाँ रखा है, तो आप कैसे बताओगे? टेबल बहुत बड़ा है, आप कैसे बताओगे कि टेबल के किस हिस्से पर रखा है? उसी के लिए हम इसका यूज करते हैं, समझ गए। तो जैसे मान लो मैं आपको बताने के लिए मैंने ग्राफ भी लिया है। जैसे मान लो ये आपका मूल बिंदु था, है ना, 0 और 0, है ना, और ये आपका टेबल का हिस्सा है ना, टेबल का ये हिस्सा है, ये पूरा ये टेबल मान लो है आप लोग का। मान लो वो किसी भी पॉइंट पे रखा हो सकता है ना, आपका लैंप किसी भी पॉइंट पे रखा हो सकता है। आपको लोकेट करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है, तो आप कैसे बताओगे? बस वही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ तो आपको मालूम है 1 होगा, 2, 3, ये आपका x है और ये x डैश, y डैश और ये y। ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो 0 0 हो जाएगा। ये आपको ये भी पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। मान लो ये आपका टेबल है ऐसा, है ना। इस टेबल पे किसी एक स्थान पर आपका लैंप रखा है, वो किसी भी स्थान पर रखा हो सकता है ना। मान लो वो आपका लैंप जो है वो इस स्थान पर रखा हुआ है ना, कुछ ऐसे ही रहता है लैंप, है ना, ऐसे ही लैंप रहता है। सो आपको अगर किसी को लोकेट करना है कि आप कैसे बताओगे कि ये किस पॉइंट पर रखा है ना। तो प्रश्न आपसे बिल्कुल आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है ना। ये लैंप की बात नहीं, ये हो सकता है पुस्तक के बारे में पूछ ले, आपके पेन के बारे में पूछ ले। जैसे मान लो आप लोग घर में बैठे हो रहते हो, है ना, भाई बहन रहते हो सब एक साथ, तो कोई बोलता है कि टीवी का रिमोट कहाँ रखा है, कॉल करके, कि आप पहले थे उससे रूम में, है ना। वो आपसे पूछता है कि भैया आपने टीवी का रिमोट कहाँ रखा है, तो आप कैसे बताते हो? देखो सोफे के पीछे वाले जो टेबल है, दीवार से जस्ट पीछे, है ना, तो वहीं पर रखा है मैंने। तो ये आपने कैसे बताया? मतलब किसी का रेफरेंस लिया ना, दीवार का रेफरेंस लिया, सोफे का रेफरेंस लिया, तो ठीक है, यहाँ पर भी हमें रेफरेंस लेना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ठीक है। तो ये हमारे बिल्कुल दैनिक जीवन से जुड़ा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। लैंप अभी यहाँ रखा है, हो सकता है वो यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए पॉइंट लिया। तो मान लो अगर मैं ये एक दीवार है, ये टेबल का एक सिरा है, वहां से देखेंगे हम, तो बोलेंगे कि देखो ये टेबल के एक सिरे से एक्स एक्सिस से यहाँ पर, है ना, और वाई एक्सिस के यहाँ पर, ये किस पॉइंट पे मिला हुआ है? किस पॉइंट पे मिला है? ये मिला है 4 और 4। तो इस पॉइंट पर ये हमारा क्या रखा है? लैंप रखा है। हो सकता है वो लैंप यहाँ हो, तो फिर यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, तो इसको क्या बोल दोगे आप लोग? 5 और 5/2, क्योंकि ये 2.5 है ना, इसलिए ये 2.5 भी बोल सकते हो, या 5/2 भी बोल सकते हो। इस पॉइंट पर रखा हुआ है ना। तो समझ रहे हो आप लोग कि वो लैंप कहीं भी रखा हो सकता है, वो पुस्तक भी हो सकती है, अभी तो लैंप बोला गया है, वो किताब भी हो सकती है, या पेन भी हो सकता है, आपके टीवी का रिमोट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लोकेशन हमें शेयर करने के लिए आपको किसी न किसी का रेफरेंस लेना पड़ेगा, या आप सोफे का ले लो, या दीवार का ले लो, है ना, या कुछ भी ले लो जो आप बोल सकते हो, है ना, या फिर आपके जो टेबल है उसके जो किनारे हैं उसका रेफरेंस ले लो, तो आप उसके थ्रू लोकेशन बता सकते हो। तो ये हमारे एनसीईआरटी का एक प्रश्न है कि एक अन्य व्यक्ति को आप कैसे अपने मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति बताएंगे। तो हम इसी तरीके से बताते हैं। रेफरेंस हमने एक्स एक्सिस का लिया, वाई एक्सिस का लिया, इनके पॉइंट निर्देशांक जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसी जगह पर हमारा लैंप रखा हुआ है, समझ गए। इसमें हमें कहीं भी डिस्टेंस बताया नहीं गया था, इसलिए मैंने अपनी इच्छा से लिया। आप भी अपनी इच्छा से ले सकते हो, है ना। मैंने लिया 4 4, आप ले सकते हो 5 4, 3 2, कुछ भी ले सकते हो, है ना, समझ गए। तो ये पहले प्रश्न को करने का ये तरीका था, है ना। उसमें आपको डिस्टेंस अगर दिया रहता तो हम उस डिस्टेंस को लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया था, इसलिए मैंने अपनी इच्छा से डिस्टेंस लिया और आप लोगों को बताया। आपकी इच्छा है तो आप उसको कुछ भी ले सकते हो, 3 2 4 6 8 10 12 15, कुछ भी ले सकते हो, जो आप लोगों की इच्छा हो, जिसको में आप कंफर्टेबल हो, है ना, जो आपके मन में आ रहा हो आप ले सकते हो, और उसके थ्रू आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, है ना। इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, है ना। खैर देखो, प्रश्न में आपको हमेशा डिस्टेंस बताएगा, ये बस मैंने आपको दैनिक जीवन से जुड़ा है इसलिए समझाने के लिए ये प्रश्न लिया, ताकि आप लोग को समझ में आए कि इसका क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में, है ना। निर्देशांक अंक पद्धति का हमारे में क्या
यूज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कैसे सीखते हैं, है निर्देशांक ज्यामिति हम कैसे सीखते हैं, उसके लिए मैंने ये प्रश्न आप लोग को समझाने के लिए लिया। इससे अगला जो प्रश्न होगा उसमें हमें निर्देशांक पहले से दिए होंगे, उसी के बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये बोला है कि आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। अब मैंने आपको बताया था ये क्या है, x और ये x डैश, ये क्या बच्चों y और ये y डैश, है ना। ये हमारे, मैंने आपको बताया था इसको क्या बोल देते हैं, मूल बिंदु, जिसको हम शून्य और शून्य भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है ना। ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, इधर से लोगे तो क्या लोगे आप, 1 2 -1 -2 और ये -3 -4 -5। ठीक है, ठीक वैसे हम y एक्सिस पे भी लेंगे तो यहाँ पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स हो जाते हैं, है ना। 1 2 3 4 5, इधर साइड हमारे सारे क्या हो जाते हैं बच्चों, नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं, है ना। तो 1 2 3 4, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, इसमें आप 5 की जगह -3। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज याद रखना, ऐसे मूल बिंदु कुछ दिए रहेंगे, वो किसी जगह पे नहीं दिए रहेंगे, आपको मूल बिंदु दे दिया जाएगा या फिर लोकेशन बता दी जाएगी। जैसे इसकी लोकेशन इस पॉइंट पे बता दी गई है ना। अब आपको इसके निर्देशांक बताने हैं, इसमें भी आपको ये पॉइंट दे दिया गया है मूल बिंदु। अब इसकी लोकेशन आपको बताना है ना, कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, है ना, संख्या क्या होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। इसी में आपके 4 है, इसी टाइप के जो प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दिया है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। जैसे बी के निर्देशांक, मान लो कोई निर्देशांक आपको दे के रखा है, जैसे मान लो किसी स्थान पर जैसे मान लो कोई पॉइंट यहां पर ऐसे दिया है, ऐसे पॉइंट दिया है ना, और उसका नाम दे देगा ऐसे बी। ठीक है, और बोलेगा कि इसके निर्देशांक बताओ। तो कैसे बताओगे, ये पॉइंट दे दिया गया है, अब ऐसे आप लोग ऐसे लोगे, है ना। अब देखोगे आप किस पॉइंट पे ही मीट हो रहा है -1 और 2। क्या लिखोगे, -1 और 2। तो ये हो गया आपके बी के निर्देशांक, समझ गए कि नहीं। ये हो गया आपके बी के निर्देशांक, वो क्या हो गया, -1 और 2। याद रखना, पहले हमें एक्स एक्सिस वाला लिखना है, उसके बाद ही वाई एक्सिस वाला लिखना है। आप डायरेक्ट एक्स एक्सिस का या डायरेक्ट पहले वाई एक्सिस का ऐसे नहीं, सिर्फ पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वाई को लिख दिया, तो वो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही दिया रहेगा एक पॉइंट और बोल देगा कि बी के निर्देशांक बताओ, तो आपने बता दिए। ठीक वैसे ही बोलेगा कि सी के निर्देशांक बताओ, मान लो सी पॉइंट है कोई यहाँ पर है, हम ऐसे फिर मीट कराएंगे। ठीक है, तो ये आपके सी के निर्देशांक हो गए, तो ये हो गया सी। तो अब देखो इसमें क्या है, 3 और 3, इसको आप बोल सकते हो 3 और 3। ठीक है, यहाँ निर्देशांक -3 द्वारा पहचान गए बिंदु। तो आप पहचानो कि -3 और -3 वाला कौन सा है। तो ये देखो -3 और -3 वाला, है ना। इसका मान लो इस निर्देशांक का नाम दे दो कोई भी, डी, इसका नाम दे दो ई, जैसे इनके, है ना। तो इस पॉइंट को क्या बोल सकते हो, -3 तो इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, डी। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोल सकते हो, अब यहाँ देखो क्या है, 2 और -4, ये रहा आपका 2 पॉजिटिव का और ये -4, ये जिस पॉइंट पर मिलेंगे, है ना, जो भी इसका पॉइंट रहेगा, निर्देशांक इसके दिए हुए हैं कि 2 और -4, तो आप उसका नाम दे दोगे क्या, ई, या फिर जो भी इसका
ये तो अभी मैंने इसको नाम दे दिया है, अगर नाम नहीं दिया रहेगा तो लिखा रहेगा -3 -3, या आप ये भी कर सकते हो। इसका देखो क्या है, 2 और -4, 2 और -4, समझ गए? इस टाइप से ऐसे दिया रहता है ना, ये है और ये है ऐसे। या फिर आपको पॉइंट दे दिया रहेगा, डायरेक्ट आपसे बोल देगा कि बताओ इसके निर्देशांक क्या है, या फिर ये देखो जैसे ये था 3 और 3, या सी नाम दे दो, है ना, तो इस पॉइंट को नाम दे दो, या फिर पॉइंट दे दो और डायरेक्ट आप उनके निर्देशांक पूछ लो। इस टाइप के प्रश्न आपके एनसीईआरटी के किताब में है। इस बेस पर आपके कुछ एग्जाम में भी आते हैं, है ना, सीबीएसई में भी आते हैं, स्टेट बोर्ड्स में भी आते हैं। उसमें आपको पॉइंट्स दे देगा और आपको उनके निर्देशांक बिंदु पूछ लेगा, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस जगह पे मीट करे उसका क्या नाम है। तो ये आप कोई अगर नाम देता है क्वेश्चन CABCD कुछ भी, है ना, कोई भी वेरिएबल, तब तो ठीक है, नहीं देता आपका नाम यही हो जाएगा 3 और 3, -1 2, -3 -3 2 और -4। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा चांसेस इसी टाइप के क्वेश्चंस का आने के होते हैं, और ये बहुत इजी होते हैं। ये लगभग आपको फ्री के मार्क्स देकर जाता है ना, इसलिए आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से समझना है और पढ़ना है, ठीक है। और आगे देखो क्या है क्वेश्चन, जैसे बोल रहा है कि आलेख कागज ग्राफ पेपर पर बिंदु P2 और 4 को आलेख कीजिए, वह x अक्ष और y अक्ष में P के परिवर्तनों का आलेखित कीजिए तथा इन्हें क्रमशः Q और R से व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से बने त्रिभुज को प्रकार का नाम बताइए। अब देखो बच्चों, ऐसे प्रश्न से घबराना नहीं, है ना, ये आपके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर बहुत ज्यादा एग्जामिनर चाहता है कि आप लोगों को तंग करना चाहता है, तब इस टाइप के प्रश्न बनाता है ना। तो देखो इसमें आपको P बिंदु दे दिया है। अब आप लोग सबसे पहले तो ये समझो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि प्रथम चतुर्थांक में जो होता है वो दोनों पॉजिटिव होता है, द्वितीय में क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, तृतीय में क्या होता है दोनों एक्स और वाई एक्सिस के दोनों जो पॉइंट होते हैं वो नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। और वाई एक्सिस में क्या होता है, सॉरी चतुर्थांक में क्या होता है, चतुर्थांक में एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। तो यहाँ आप देख के आपको सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो पी पॉइंट है वो प्रथम चतुर्थांक में है ना, किसमें, प्रथम चतुर्थांक। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो और किनारे बना देता हूँ, ये तो हमारा था मूल बिंदु 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2, है ना। अब यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब कि ये जो पॉइंट है आपका वो इसमें आ जाएगा प्रथम चतुर्थांक में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, को आलेखित कीजिए। इस पॉइंट को आलेखित करना है, मतलब बताना है। वह एक्स अक्ष और वाई अक्ष में पी के परिवर्तनांकों को आलेखित कीजिए तथा इन्हें क्रम से क्यू और आर से व्यक्त कीजिए, है ना। परिवर्तनांक का मतलब समझना, परिवर्तनों को का मतलब समझना। परिवर्तनों का मतलब ये होता है कि अगर पी पॉइंट ये है, जैसे आप लोग आईने में देखते होंगे खुद को, है ना, तो जैसे हम हैं ठीक वैसे ही हम आईने में दिखते हैं, है ना। तो ये ठीक वैसे इस पॉइंट को अगर परिवर्तित करोगे एक्स एक्सिस को मानते हो, वाई एक्सिस को मानते हुए, तो आपका जो क्यू है वो इस पॉइंट पे बनेगा, है ना। बिल्कुल सेम डिस्टेंस, जितना यहाँ से उतना यहाँ से। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हम जो प्लेन मिरर है उसके डिस्टेंस से जितना दूर खड़े रहते हैं, उससे हमारे और जो हमारे पीछे जो हमारी जो छवि बनती है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, हमारे मिरर और हमारे बीच की डिस्टेंस के सीधे डबल होती है। मतलब हम जितने दूर खड़े मिरर से, उतना ही दूर पीछे हमारा इमेज है मिरर से। तो डिस्टेंस कितना हो गया ना। जैसे मान लो ये था मिरर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरी जो इमेज अगर मान लो ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर पीछे बनेगी वो, है ना। मतलब मेरी इमेज इधर बनेगी, ठीक है। तो कितनी हो गई टोटल डिस्टेंस, 4। समझ गए कि नहीं, ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो ठीक वैसे ही इस प्रश्न में भी बोला गया कि आप वो लोकेट करिए कि क्यू और आर पॉइंट से इसके अगर वाई एक्सिस को मानोगे तो इस पॉइंट पर आ जाएगा, है ना, परिवर्तित होके। और अगर एक्स एक्सिस से आप परिवर्तन लोगे तो कुछ इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब इससे हमें एक क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है, और बताना है कि वो त्रिभुज किस टाइप का त्रिभुज है, ठीक है ना। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिया है।
वो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिया है ना। इसका मैं अच्छे से अभी ग्राफ में आप लोगों को बताऊंगा। बस मैं ये बता रहा था कि प्रश्न का मतलब जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे। हमारी आधी प्रॉब्लम तभी सोल्व हो जाती है जब हम प्रश्न का मतलब समझ जाते हैं, है ना। तो प्रश्न को एक और बार पढ़ो। आलेख कागज मतलब ग्राफ पेपर पर बिंदु P, देखो दोनों हमारे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट है वो दोनों पॉजिटिव है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में आएगा, है ना। को आलेख कीजिए वह एक्स अक्ष और वाई अक्ष में P के परावर्तन मतलब उसकी छवि जो बनेगी पीछे साइड, है ना, को आलेखित कीजिए तथा इन्हें क्रमशः Q और R से व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न का जब मतलब समझ में आएगा तो आप लोग इजीली उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोग को बताता हूँ कि कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले मैं P के अक्ष लिख लूंगा, है ना। जैसे P पॉइंट पे कितना था बेटा, 2 और 4। तो सबसे पहले और आपको क्या बताना था, उसके छवि Q और R ये दोनों लेना था, है ना। तो अब यहां पर देखो आप लोग, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, हमेशा मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, है ना। ये आप लोग को तो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये x है और ये x डैश, ये y है बेटा और ये y डैश, है ना। ये 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 और ये 5, है ना, समझ गए। तो ये हमारा क्या था बेटा, P के पॉइंट्स दिए हैं 2 और 4, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, दोनों पॉजिटिव है, 2 और 4 दोनों पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया था कैसे समझोगे कि कौन से चतुर्थांक में आएगा, जब दोनों हमारे एक्स एक्सिस के पॉइंट और वाई एक्सिस के पॉइंट पॉजिटिव हो, इसका मतलब वो प्रथम चतुर्थांक में आएगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं देख लूं जरा क्या था मेरा 2 और 4। तो मैंने बताया था जो पहला होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस का होगा। तो ये रहा हमारा 2 और वाई एक्सिस कहाँ है, ये, तो मतलब 2 और 4 वो इस पॉइंट पे कहीं आके मिलेंगे, है ना, इस पॉइंट पे ये मिलेंगी। ये हमारा पॉइंट P है, क्या है, 2 और 4, ठीक है। ऐसे आप लोग को समझना है क्या होगा, 2 और 4, ठीक है। अब प्रश्न में देखो क्या बोला था कि P के परावर्तनों को आलेखित कीजिए तथा इन्हें क्रमशः Q और R से व्यक्त कीजिए। परावर्तन, देखो परावर्तन 2 टाइप से होगा, क्यों, एक बार एक्स एक्सिस को मानते हुए परावर्तन होगा और एक बार वाई एक्सिस को मानते हुए परावर्तन होगा, है ना। तो हम पहले वाई एक्सिस से बना लेते हैं, उसके बाद एक्स एक्सिस से बनाएंगे, ठीक है। देखो तो ये रहा हमारा वाई एक्सिस, जब परावर्तन होगा तो इधर साइड होगा। और मैंने अभी आप लोग को बताया था कि फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर के सामने हम जितने डिस्टेंस पर खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पर पीछे हमारा इमेज भी बनता है प्लेन मिरर में। तो जो हमारे और हमारा जो इमेज है उसके बीच की डिस्टेंस वो सीधे क्या हो जाती है, डबल। किसके डबल, तो हमारे और मिरर के बीच की डिस्टेंस के डबल हो जाती है। ठीक वैसे ही P का जो परावर्तन बनेगा जस्ट यहाँ नहीं बनेगा, वो जितने डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर जो भी ले लो आप लोग, उतने ही पीछे इधर साइड बनेगा, है ना। तो इसको पीछे लिया जाए, है ना, तो कितना बनेगा, ये कुछ इस पॉइंट पे बनेगा, है ना। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, Q। ये कितना होगा, तो देखो ये -2 और ये 4, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, Q पॉइंट हो गया, ठीक है। कितना हो गया, Q पॉइंट हो गया, है ना। ठीक वैसे ही आपको देखना है क्या, पॉइंट R, है ना, पॉइंट R को देखना है। अब R हमारा देखो, इस बार मैंने y एक्सिस को मानते हुए इसका परावर्तन करवाया है, इस बार मैं x एक्सिस को मानते हुए इस P का परावर्तन कराऊंगा।
तो एक बात याद रखना, मैंने अभी जो बताया आपको फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से भी जो उसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, या उसको आप जो भी मानना चाहो मीटर, उसमें ठीक उतना ही इधर साइड भी वो पॉइंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्लेन मिरर के सामने हम जितना दूर पे खड़े होते हैं, हमारा जो इमेज है उतना ही प्लेन मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर बनता है। मतलब हमारे और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है सीधे डबल होता है किसके? प्लेन मिरर और हमारे बीच के डिस्टेंस के। ठीक है ना, समझ गए? तो वही मेथड यहाँ भी लगाना है आपको, है ना। अब ये देखो, ये यहाँ पर है कितना है? 4 सेंटीमीटर पे। तो हमारा जो ये तो क्यू पॉइंट हो गया, अब आर ले लें तो वो भी यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे बनेगा यहाँ पर, और ये हमारा पॉइंट मिल गया। ठीक है ना। ये देखो, अब P का परिवर्तन एक बार इधर Q पे हुआ है, एक बार इधर R पे हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या लोगे? R, और क्या नाम दोगे? 2 और -4, है ना। एक बात और याद रखना कि जब हम एक्स एक्सिस के परिवर्तन पे लेंगे, है ना, तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस नहीं चेंज होगा, सॉरी वाई एक्सिस का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। जब हम एक्स एक्सिस से परिवर्तन पे लेंगे तो वाई एक्सिस से कितना दूरी था? देखो 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर भी वो 2 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, और जब हम वाई एक्सिस से परिवर्तन करवाएंगे तब हमारा जो डिस्टेंस है हमारे पॉइंट का, वो हमारा एक्स एक्सिस के डिस्टेंस के बराबर रहेगा। यहाँ पर देखो कितना था, यहाँ पे कितना था? ये 4, तो यहाँ पर भी नीचे भी 4, है ना। यहाँ से तो वाई एक्सिस से देखो चेंज हो जाएगा वर्ग से। ठीक है ना, समझ रहे हो? अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं एक्स एक्सिस से परिवर्तन ले रहा हूँ तो पी का पॉइंट जितने दूरी पर था एक्स एक्सिस से उतने ही दूरी पे इधर है ना, और वाई का चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा था कि इससे हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, उसको हमें बनाना है। ये बना दिया मैंने ट्रायंगल, ये बना दिया। अब इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पे हमारा क्या बना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनने के कारण आपको कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। त्रिभुज बना, कौन सा बना? राइट एंगल ट्रायंगल बना, या फिर समकोण त्रिभुज बना। इसी को हम कैसे लिखेंगे? देखो जैसे लिखा था हमने कि एक तो हमारा पी पॉइंट ये था 2 और 4, ये हमारा गिवन था, है ना। या फिर आप लोग कह सकते हो कि पहले से जो दिया है। अगर इस लाइन को आप एक्स एक्सिस से पैरेलल लोगे, इस लाइन को एक्स एक्सिस से पैरेलल लोगे, तो देखो आपका जो 2 था वो चेंज नहीं हुआ, एक्स, है ना, एक्स चेंज नहीं हुआ, वाई चेंज हो गया। और जब आप वाई से पैरेलल लोगे तो आपका वाई चेंज नहीं हुआ, एक्स चेंज हो गया। ठीक है ना, तो आप इसको लिख सकते हो कि कुछ ऐसा है ना आपका, मैं यहाँ पे रफ फिगर बना लेता हूं, पी क्यू आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। देन मैं कह सकता हूं कि जो मेरा क्यू है वो पॉइंट क्या हो जाएगा? क्यू क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट वो तो रहेगा वहीं पर, मतलब यहां से 4 और यहां से -2, तो -2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारा ये जो लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब पी आर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तब आप लोग देखोगे कि जो आपका ये वाला आर वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका, आप देख सकते हो 2 और -4, 2 और -4। ठीक है, तो और जब मैं पी क्यू आर को मीट कराऊंगा, है ना, हिंदी में है ना आपका, इसको मैं इधर से आप कर रहा हूं, है ना, पी क्यू आर को
जोड़ने पर, ये आपको लाइन लिखना पड़ेगा, है ना। P पर समकोण बनता है। जिस कारण हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, PQR को जोड़ने पर P पर समकोण त्रिभुज समकोण बनता है। समकोण का मतलब है 90 डिग्री बनता है, जिससे कारण हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। समझ गए, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि एक और बार आपको दिखा देता हूं मैं क्यों। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है 90, और जिस भी ट्रायंगल में 90 बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज, है ना। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। जब एग्जामिनर को बहुत ज्यादा लगा हो कि नहीं बस बच्चों को परेशानी करना है, तब इस टाइप के प्रश्न देता है ना। तो बस प्रश्न का अगर आप लोग को मतलब समझ में आएगा बच्चों, तो इजीली आप इसको सोल्व भी कर पाओगे, है ना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ कि P पॉइंट में जैसे जो आपको निर्देशांक दिया है ना, जो कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है, उसमें आपको देखना है कि ये किस चतुर्थांक में आएगा, है ना। समझिए, ये किस कोऑर्डिनेट में ये आएगा। जैसे 2 है ना, 4 है ये, तो ये देखोगे आप दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांक में आएगा, है ना। तो P पॉइंट बना लो। उसके बाद आपसे क्या कहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में P के परावर्तनों को लेना है। परावर्तन मतलब उसकी इमेज समझ लो आप। वाई एक्सिस को मान लोगे क्या आप लोग मिरर, तो उसका जो इमेज है उसके अंदर बनेगा, तो कितने दूरी पर बनेगा तो वो मैंने आपको बताया था, है ना। वो आप लोग लोगे। उसके बाद फिर एक बार एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए आप लोग उसका परावर्तन देखोगे, है ना। फिर तीनों पॉइंट को आप लोग मीट कराओगे। जब मीट कराओगे तो आप लोग फिर उसके बाद देखोगे कि इसमें कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पर बन रहा था समकोण, है ना। तो हम उसको इजीली कह सकते हैं कि वो एक समकोण था, है ना। तो त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। समझ गए, बस इतना ही इस प्रश्न में। पूरा का पूरा खेल प्रश्न को समझने का है। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है ना, तो आप लोग इजीली इसको सोल्व कर लो, है ना। तो आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा करो, तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, है ना। जनरली इस प्रश्न को करने में बच्चों को प्रश्न का मतलब ही समझ में नहीं आता, ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्रश्न को हल करने में भी प्रॉब्लम होती है ना। अब इस टाइप का जो एक दूसरा प्रश्न है वो भी बनता है, तो देखो कैसा बनता है। यहां देखो, जैसे बोला है कि बिंदुओं A, B तथा D, एक वर्ग ABCD 3 शीर्ष बिंदु हैं। आलेख कागज पर इस बिंदुओं का आलेखन कीजिए तथा शीर्ष बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखो, आपको 3 इसके निर्देशांक दे दिए गए हैं, A, B और D। C निर्देशांक आप लोग को क्या करना है, फाइंड करना है ना। और इसको आपको क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले आपको वर्ग की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, है ना, कि कैसे समझते हैं आप उनकी ये वर्ग है। तो वर्ग का प्रॉपर्टी ये है कि उसके जो चारों उसके लाइंस हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। चारों साइड्स उसके इक्वल होते हैं, है ना। और चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, है ना। और उसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। समझ रहे हो ना। तो ऐसे आप लोग समझते हो कि एक वो क्या है, वर्ग है। जब चारों साइड्स इक्वल होंगे तो यहाँ भी हम अपने ग्राफ पेपर पर जो बनाएंगे, है ना, उसमें वो भी चारों पॉइंट उसके मतलब चारों उसके लाइंस इक्वल हो जाएंगे, है ना। चारों उसके साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि 3 पॉइंट दिया है, चौथा बनाना है। तो हमें ऐसा वो पॉइंट बनाना है जिससे वो चारों पॉइंट उसके इक्वल हो, चारों लाइंस ये चारों साइड्स इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर आप कहीं और ऐसा बना दोगे जिससे इक्वल ना हो तो वो एक वर्ग नहीं कहलाए। ठीक है ना, समझ रहे हो। इसलिए हमें इस बात का खास ख्याल रखना है। फिर वो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो एक ट्रेपीजियम बन जाएगा, है ना। याद रखना वो कैसा बन जाएगा, एक ट्रेपीजियम, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं अब आप लोग को इसको बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। जैसे देख लो, यहाँ फिर एक रफ बना रहा हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। ये आपका क्या था, मूल बिंदु, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, ठीक है। अब इसी में आपका कोई वर्ग बनेगा तो कुछ ऐसे ही बनेगा, तभी वर्ग कह सकते हो, जिसमें ये चारों साइड्स इसके इक्वल रहेंगे, है ना। ऐसा ही कुछ बनेगा जिसमें आपको ए बी सी डी बताना है, जिसमें ये 3 पॉइंट आपको दिए हैं, चौथा आप लोग को खुद बताना है, ठीक है। तो हमें चौथा, एक तो क्या करना है, चौथा फाइंड करना है, और साथ में ये भी फाइंड करना है कि उसके जो डिस्टेंस है उस मतलब उसके साइड्स पता चल जाएगी तो आप लोग एरिया भी बता दोगे, है ना। तो हमें साइड्स की लेंथ भी बतानी है, तो उसके साइड्स की लेंथ कितनी है, साइड्स की लेंथ पता चल गई तो वर्ग का जो हमारा एरिया होता है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, है ना। तो फिर वो आप लोग इजीली उसका बता दोगे कि उसका एरिया कितना है, ठीक है ना। तो हम वही करने की कोशिश करते हैं ना। जैसे देखो, ये तो आप लोग को मालूम है कि ये क्या है, 0 0 मतलब मूल बिंदु 1 2 3 4 5 7 8 और ये एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, -1 -2 +3 ठीक है। ये आपको क्या बोलते हो, इसको मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना। तो सबसे पहले हम इसके निर्देशांक लिख लेंगे कि जो जो हमें दिया हो। ये तो ए दिया है, बी दिया है और डी दिया है, और सी हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ए हमें क्या दिया है, देख लो, 5 3 -2 3, क्या दिया है, 5 3 -2 3, और डी का पॉइंट क्या दिया है, डी पॉइंट दिया है 5 और -4, 5 और -4, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो 3 निर्देशांक दिए गए हैं बच्चों, हम उसको लोकेट करेंगे, तो उससे हमारा समझ में आएगा कि हमारा जो सी पॉइंट है वो किस जगह पर आएगा, ठीक है ना। तो ए पॉइंट देखो क्या है, 5 और 3, इसका मतलब है कि दोनों संख्या हमारी कैसी है, पॉजिटिव है, मतलब वो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम एक्स एक्सिस पे 5 देखेंगे और वाई एक्सिस पे 3 देखेंगे, तो ये कुछ इस पॉइंट पर आएगा समथिंग, है ना। तो इस पॉइंट पे हमने ले लिया ये, है ना, 5 और 3, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ए पॉइंट, इसमें 5 और 3 है, ठीक है ना। दूसरा देखो बी, -2 और 3, तो -2 किस पे हम देखेंगे, एक्स एक्सिस पे, और 3 किस पे, वाई एक्सिस पे, मतलब इस पॉइंट पे कहीं ये बनेगा। बी, -2 और 3, डी क्या है, 5 और -4, 5 और -4, ये समथिंग इस पॉइंट पर बनेगा, है ना। -4 ये आपका डी पॉइंट है। आप लोग को देखो बनाते टाइम क्या ख्याल रखना है कि आप लोग नाप के बनाओगे, क्योंकि आप लोग ग्राफ पेपर यूज करोगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आप लोगों को बस समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, वरना मैं भी वहां पर अगर ग्राफ पेपर पर यूज बनाऊंगा तो मैं भी नाप कर बनाऊंगा, है ना, समझ गए। अब मुझे सी पॉइंट देखना है, तो आप लोग ये बताओ कि किसी भी वर्ग में, आपको मैंने भी बताया था कि किसी भी वर्ग में जो चारों साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं। जब चारों साइड उसकी इक्वल होगी तो यहाँ भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि जो मेरा बी से ए तक का जो डिस्टेंस है वही कहां पर होना चाहिए, मेरा
ए से डी तक, वही होना चाहिए बी से सी तक और सी से डी तक। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि बी और ए में, है ना, बी और ए में कितनी दूरी है। तो बी में से अगर माइनस ए करूंगा तो कितना आएगा, बी मेरा कितना है बच्चे 5, है ना, ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है ना, और पांच, इसको सीधा लिख देता हूं। मैं एक्स एक्सिस पे देख रहा हूं कि जो बी और ए है उसके बीच के कितने डिस्टेंस है। बी एक्स में से, सॉरी, एक्स में से बी एक्स माइनस करता हूं तो आएगा मेरा 5 माइनस माइनस का 2, क्योंकि ये देखो क्या है माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 बराबर 7। 7 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। ए से डी तक की भी देखोगे आप लोग तो 7 ही होगी, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, ए माइनस ए वाई माइनस क्या करोगे डी वाई, तो क्या देखोगे आप, ये 3 माइनस माइनस 4, 3 माइनस माइनस 4 कितना होगा 3 प्लस 4 बराबर 7। ठीक है, तो मतलब देखो आपका ये साइड भी 7 आ गया, ये 7 आ गया, मतलब ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, तभी एक ये वर्ग बन सकता है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, हमें ये मीट कराना होगा, तो ये यहां से यहीं तक आओगे तभी 7 होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना सी पॉइंट। और याद रखना कि जब भी हम एक्स एक्सिस से पैरेलल लेंगे, है ना, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। वो जो हमारा -2 था तो वो -2 ही रहेगा। वाई एक्सिस देखो क्या था 3 था, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, सॉरी 3 था, तो यहां पर कितना होगा -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 और 2, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक भी हमारा 7, यहां से यहां तक भी 7, यहां से यहां तक भी 7 और यहां से यहां तक भी हमारा 7, है ना। तो ये बन गया। अब इसको मैं एरिया निकालना है मुझे, मतलब ए आ गया मेरा कितना 5 3, बी कितना आ गया था -2 और 3, सी कितना आ गया ये लिखना है, और डी कितना आ गया 5 और -4। ठीक है, ये देखो कितना आ गया, यहां से तो हमारा इतना ही रहेगा, ये -2 एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कितना रहेगा 3 था, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो इससे हमारे चारों कोऑर्डिनेट मिल गए, है ना। जब हम इसको मीट कराते हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, मतलब हमारा जो साइड था, साइड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वो हो गई 7। ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, वो हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साइड गुने साइड, साइड साइड बोल लो, है ना, या फिर क्या होगा 7 गुने 7 कितना होगा 49, है ना। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जब हार्ड क्वेश्चंस बनते बच्चे तब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिए जाते। जो मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया था और पहला क्वेश्चन कराया था, उसी टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं। अगर बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनते हैं तब ऐसा देगा, या फिर जो मैंने इससे पहले आप लोगों को प्रश्न समझाया था वैसा प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है ना, है ना। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ये स्क्वायर कैसे बनता है। ठीक है ना, यहाँ चारों हमने निर्देशांक निकाल दिए, ए बी सी डी, चारों निर्देशांक के बिल्कुल जो हमारे डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो एक ये वर्ग बन गया। वर्ग बन गया तो वर्ग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो, वर्ग का मतलब उसके लाइंस का उसके साइड्स का स्क्वायर करके, है ना, मतलब कि साइड को साइड में गुना करोगे तो एक वो एरिया आ जाएगा, है ना। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना।
तो बच्चों इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से हम अपनी डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे मैप्स, नेविगेशन और डिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, है ना। अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो पहले लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही फ्यूको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना, है ना। थैंक यू।